हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेस 2023। सो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है यह एक वन शॉट वीडियो होने वाला है, जैसा कि मैं पहले से ही थंबनेल पे लिख चुका हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 100% गारंटी देता हूं। कितनी परसेंट गारंटी देता हूं? तो 100 में से 100% गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपका 2023 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, जैसा कि आप जान चुके हैं, आपका बोर्ड डेट भी आ चुका है और 27 फरवरी को आपका विज्ञान का पेपर है। मैं यह गारंटी देता हूं दोस्तों, 27 फरवरी को जो आप विज्ञान का पेपर देंगे, अगर इस वीडियो का आप पूरा अंत तक देखते हैं और वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करते दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा दोस्तों, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 27 फरवरी में जो विज्ञान का पेपर आने वाला है दोस्तों, उसमें आपको 70 में से 70 नंबर दिलाएगा दोस्तों। यह मेरी 100% गारंटी है दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे तो आएंगे, और वही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर दिलाएंगे दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन देते चलूंगा। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज का ये जो वीडियो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो को पूरा अंत तक आपको देखना है दोस्तों, क्योंकि आपको दोस्तों 2023 के बोर्ड एग्जाम में 95% लाना है। कितना परसेंट लाना है? 95% लाना है। अगर दोस्तों आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करते हैं, अंत तक देखते हैं, तो दोस्तों यह मेरी पक्की गारंटी है दोस्तों, आपका 95% आएगा तो आएगा। यह मेरा 100% गारंटी है, आपका 95% आएगा। तो दोस्तों 20 प्रश्न आज के इस वीडियो में बताऊंगा। आज के ये जो वन शॉट वीडियो है हमारा, केवल 20 प्रश्नों का है दोस्तों। अगर इन 20 प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, अच्छी तरीके से कर लेते हैं प्रश्न, इन 20 प्रश्नों को दोस्तों, आपका साइंस में दोस्तों, आपका साइंस में पक्का है 70 में 70 आएगा फ्रेंड्स। तो 70 में 70 आपका आएगा, यह मेरी गारंटी है। आप 95% स्कोर करेंगे बोर्ड एग्जाम में, पक्का। तो क्या है पहला प्रश्न, उसको देख लीजिए फ्रेंड्स। पहला प्रश्न है हमारा कि मानव हृदय के अनुदैर्ध्य काट की संरचना व क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। यह जो प्रश्न है ना फ्रेंड्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यह हर साल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह हर साल आया है तो इस बार भी आएगा। क्लियर ना? 100% आएगा कि मानव हृदय के अनुदैर्ध्य काट की संरचना व क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। अनुदैर्ध्य काट से मतलब होता है दोस्तों आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना का वर्णन करना है और उसके क्रियाविधि का वर्णन करना है। किसके क्रियाविधि का वर्णन करना है दोस्तों? हृदय के, वो भी अनुदैर्ध्य काट, मतलब कि आंतरिक भाग की संरचना एवं क्रियाविधि का आपको वर्णन करना है दोस्तों। इसके सॉल्यूशन को भी मैं दिखाऊंगा दोस्तों। पहले आप 20 प्रश्न को देख लीजिए, और यह भी बताऊं कि आप उनको सॉल्यूशन को आप किस प्रकार याद करेंगे, यह भी बताऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि आज का वीडियो हमारा वन शॉट है, इसमें हर एक समाधान आपको मिलेगा फ्रेंड्स। क्या है दूसरा प्रश्न हमारा, उसको देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है हमारा, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच नियम क्या है? यह दोस्तों हर साल पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच नियम क्या है? और तीसरा है प्रश्न हमारा कि ऋतुस्राव क्या होता है, समझाइए। मतलब ऋतुस्राव से आप क्या समझते हैं, इसको डिस्क्राइब में समझाना है आपको कि यह होता क्या है ऋतुस्राव। क्लियर ना फ्रेंड्स? और चौथा प्रश्न क्या है, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब कि इस प्रश्न से आपको यह तात्पर्य है, चौथे वाले से, कि आपको लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करना है, मतलब अंतर बताना है आपको इन दोनों में। और हमारा पांचवा प्रश्न क्या है दोस्तों, इसको भी देख लीजिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जितना भी विषय बता रहा हूँ ना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 का 20 प्रश्न आपको जितना भी बताऊंगा मैं, सब इंपॉर्टेंट है। क्या है पांचवा वाला हमारा, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर को स्पष्ट कीजिए। मतलब जाइलम और फ्लोएम में भी आपको अंतर ही बताना है। धमनी और शिरा में अंतर को स्पष्ट कीजिए। मतलब धमनी और शिरा में क्या क्या अंतर होते हैं उसके बारे में आपको चर्चा करना है छठवें वाले क्वेश्चन में, कि धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। और सातवां है हमारा कि डीएनए एवं आरएनए में क्या अंतर होते हैं उनको बताना है, इसमें भी अंतर स्पष्ट करना है, उनमें क्या क्या अंतर होते हैं उसको लिख देना है। और आठवां है कि रुधिर एवं लसिका में क्या क्या अंतर होते हैं, रुधिर और लसिका में अंतर को स्पष्ट करना है इस प्रश्न में। किस प्रश्न में दोस्तों? आठवें प्रश्न में रुधिर और लसिका की में अंतर कितने होते हैं उसको बताना है। और नौवां वाला क्या है प्रश्न, उसको देख लीजिए। नौवां है हमारा कि विरंजक चूर्ण के बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। मतलब विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनता है, उसके बनाने की विधि के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। आप थोड़ा भी वीडियो स्किप मत करिए फ्रेंड्स, पहले हर एक प्रश्न को देख लीजिए, हर एक का सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। और आप उस प्रश्न को किस प्रकार याद करेंगे, वो भी 2 से 3 मिनट में आप उसको याद कर लेंगे। 2 से 3 मिनट में उसके बारे में बताऊंगा आप किस प्रकार याद करेंगे 2 से 3 मिनट में। 10वां प्रश्न क्या है, पहले उसको देख लीजिए। 10वां है हमारा कि विरंजक चूर्ण के उपयोग को बताइए। मतलब विरंजक चूर्ण के उपयोग को लिखना है, विरंजक चूर्ण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। और 11वें में बताना है कि विरंजक चूर्ण के गुणों का वर्णन कीजिए। मतलब विरंजक चूर्ण के कौन कौन से गुण हैं, उनके गुणों के बारे में बताइए। 11वें प्रश्न में यह पूछ रहा है आपसे। और जो 12वां प्रश्न है फ्रेंड्स, उसको देख लीजिए।
देखिए 11वां दोबारा मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे 11वां, पर यह रहेगा 12वां। आप सुधारते चलेंगे। चलिए अभी भी इसको 11वां ही समझिए। क्या है 11वां? एक और कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। इसमें भी पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार से बनती है, उसके बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। और 12वां पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग बताइए। मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इसके उपयोग के बारे में आपको बताना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यह जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस और व्यंजक चूर्ण, यह दोनों टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह हर साल बोर्ड एग्जाम में आया, इसलिए दोस्तों यह दोनों टॉपिक क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार बोर्ड एग्जाम में 100% ये दोनों टॉपिक आएंगे तो आएंगे। दोनों क्या, ये मैं जितना बता रहा हूँ सब आएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 12वां वाला तो क्लियर हो चुका है। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पूछ रहा है। और 13वें में पूछ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणों का वर्णन कीजिए। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस के कौन कौन से गुण होते हैं उसके बारे में आपको बताना है 13वें वाले प्रश्न में। और 14वां क्या है कि वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या है इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। यह फिजिक्स का सवाल है, यह मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह फिजिक्स का है हमारा। क्या है कि वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, वर्ण विक्षेपण क्या है। अब 15वां वाला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 15वां है कि दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष से क्या समझते हैं। दृष्टि दोष को दोस्तों क्या कहते हैं, इसी को नेत्र दोष भी कहते हैं, इसी को हम लोग नेत्र दोष भी कहते हैं। मतलब कि दृष्टि दोष या नेत्र दोष दोनों एक ही चीज़ है। वही पूछ रहा है कि नेत्र दोष या दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। मतलब पूछ रहा है कि टोटली कि दृष्टि दोष की परिभाषा आपसे पूछ रहा है कि दृष्टि दोष क्या है। क्या इसके बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके बताऊंगा। और दोस्तों 16वां प्रश्न क्या है उसको देख लीजिए। यह तो और इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दृष्टि दोष कितने प्रकार के हैं दोस्तों, यह मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। और 17वां प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लीजिए। निकट व दूर दृष्टि दोष से क्या समझते हैं। मतलब टोटली इसमें भी क्या समझते हैं जब पूछ दिया जाए, मतलब कि आपसे वह उसकी परिभाषा पूछी जा रही है कि निकट दृष्टि दोष की परिभाषा क्या है और दूर दृष्टि दोष की परिभाषा क्या है। इससे मतलब केवल यही होता है कि आप इससे क्या समझते हैं। क्लियर ना फ्रेंड्स। और 18वां प्रश्न क्या है, 18वें वाले प्रश्न को भी देख लीजिए। 18वां है हमारा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि निकट व दूर दृष्टि दोष के कारण व निवारण बताइए। दोस्तों अलग अलग करके भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कह देगा कि निकट दृष्टि दोष के कारण बताइए, या तो पूछ देगा निकट दृष्टि दोष का निवारण बताइए, या आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा दूर दृष्टि दोष से कि दूर दृष्टि दोष के क्या कारण होते हैं, या तो पूछ देगा दूर दृष्टि दोष का निवारण बताइए। क्लियर ना फ्रेंड्स। ऐसे ही करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं इसको एक में ही समेट दिया हूँ 18वें क्वेश्चन में कि निकट व दूर दृष्टि दोष के कारण व निवारण बताइए। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। यह पूछेगा तो ज़्यादा दोस्तों 5 नंबर में पूछ सकता है, आपसे 9 नंबर में पूछ सकता है। ये ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि हर साल आते हैं फ्रेंड्स, और इस बार भी आएंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा भी नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको 95% लाना है इस बार के बोर्ड एग्जाम में, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है फ्रेंड्स। क्योंकि माँ बाप का नाम रोशन करेंगे दोस्तों, क्योंकि उन्होंने तो आपको पाला पोसा है, उन्होंने आपके लिए इतना किया, तो आप तो कुछ कर ही सकते हैं अपने माँ बाप के लिए। उनका नाम रोशन आपको जरूर करना है दोस्तों। इस बार 2023 में एक नया इतिहास लिखना है, आपको भी टॉपर बनना है तो बनना है फ्रेंड्स। और 19वां प्रश्न क्या है उसको देख लीजिए। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सचित्र से मतलब होता है मानव नेत्र का आपको चित्र बनाना पड़ेगा, फिर चित्र बनाने के बाद दोस्तों उसका हर एक नामकरण करना पड़ेगा, उसका नामकरण करना पड़ेगा, आपको नामकरण करना पड़ेगा। मानव नेत्र का चित्र बनाएंगे, फिर उसके बाद आपको नामकरण करेंगे, उसी को टोटली कह देते हैं सचित्र। मतलब चित्र सहित नामकरण। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। यह भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 20वां प्रश्न क्या है उसको देख लीजिए। 20वां है हमारा कि मानव नेत्र की संरचना एवं क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। मतलब आपको सचित्र वर्णन इसमें भी शामिल, इसमें सचित्र वर्णन भी शामिल होगा आपका, और इसमें सचित्र वर्णन करने के बाद उसके हर एक पार्ट के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, वही उसकी संरचना हो जाएगी। और मानव नेत्र किस प्रकार कार्य करता है, वही उसका क्रिया विधि हो जाएगा। क्लियर ना फ्रेंड्स। आप यह क्वेश्चन भी आपका ज़्यादा 9 नंबर में आएगा फ्रेंड्स। अगर आप इसको अच्छी तरीके से लिख देते हैं, चित्र बना देते हैं दोस्तों, तो 5 नंबर तो आपको उसी पे मिल जाएगा। क्लियर ना फ्रेंड्स। इसलिए आपको फुल मार्क्स लाना है दोस्तों, आपको फुल मार्क्स लाना है, आधा मार्क्स नहीं लाना है, आपको फुल मार्क्स लाना है। क्योंकि आप फुल मार्क्स नहीं लाएंगे फ्रेंड्स तो कभी भी जिंदगी में आप 95% का ख्वाब छोड़ दीजिए, कभी नहीं पा पाएंगे। आपको टॉपर बनना है, आपको टॉपर बनना है। और टॉपर ऐसे ही नहीं बनते, टॉपर हर एक टॉपिक को पढ़ के जाते हैं। टॉपर से ही मतलब है टॉपिक, हर एक टॉपिक को जो पढ़ता है वही होता है टॉपर, क्योंकि उसके दिमाग में हर एक चीज़ होता है। इसलिए दोस्तों यह तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोस्तों, यह तो आपको एकदम पक्का पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस हैं जो फ्रेंड्स हर एक टॉपर पढ़ता है, हर एक बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क्स एबव करता है। क्लियर ना फ्रेंड्स। यह क्वेश्चन क्या था हमारा, मानव नेत्र की संरचना एवं क्रियाविधि का इसमें वर्णन करना था। तो आइए दोस्तों अब हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों
हर एक क्वेश्चन को आप किस प्रकार याद करेंगे उसको ही बताऊंगा फ्रेंड्स। तो पहला है हमारा कि मानव हृदय की संरचना एवं क्रियाविधि। फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में आपको सब समझा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको और अच्छे तरीके से समझना होगा दोस्तों तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितना भी टॉपिक लिखा हूँ हर एक टॉपिक के सामने उसका एक लिंक दे दूंगा दोस्तों। मेरे चैनल पे हर एक वीडियो अवेलेबल है। आप उस लिंक को टच करेंगे दोस्तों, आपको टच करना है, उस लिंक को टच करना है और टच करके आप 2 से 3 मिनट में दोस्तों 2 से 3 मिनट में हर एक टॉपिक को आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। क्लियर ना फ्रेंड्स? क्योंकि दोस्तों रटना बहुत लोग रटते हैं, बहुत से बच्चे रटते हैं, जिसके कारण वो पता है क्या होते हैं, वो फेल हो जाते हैं फ्रेंड्स, फेल हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको रटना नहीं है, रटना बहुत ही खराब चीज़ है, बहुत ही खराब चीज़ है। जो दोस्तों जो समझता है ना, जो समझता है, जो समझ कर लिख कर आता है बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, उसका एग्जामिनर के ऊपर कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, जिसके कारण एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है वो देखता है कि बच्चा क्या लिखा है। जब देखता है बच्चा समझ कर लिखा है, समझ कर लिखा है, इसका मतलब बच्चा अपने से एडिट करके लिखा है दोस्तों, तो उसमें एग्जामिनर जो होता है ना, आपका 8 मार्क्स का अगर आंसर मतलब क्वेश्चन का आंसर है 8 नंबर का है कोई एक क्वेश्चन, अगर उसमें आप 7 नंबर भी पाएंगे ना, अगर आप अच्छे से समझ कर लिखे हैं दोस्तों, एग्जामिनर भी इतना हरामी नहीं होता है, वो भी चाहता है कि बच्चा अच्छा नंबर पाए, बच्चा टॉप करे, इसलिए वो आपका 7 नंबर नहीं देगा, वो अपने मन से 1 नंबर आपका ऐड कर देगा और आपको टोटली 8 में से 8 नंबर दे देगा। क्लियर ना फ्रेंड्स? इसलिए अगर आप अच्छी तरीके से हर एक टॉपिक को समझना चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक टॉपिक का लिंक का वीडियो दे दूंगा। सब वीडियो में 2 से 3 मिनट में, 5 से 10 मिनट में समझाया हो दोस्तों। आप 5-10 मिनट अपने भविष्य के लिए दे ही सकते हैं, क्योंकि आपको टॉपर बनना है तो आपको 5-10 मिनट तो देना ही पड़ेगा हर एक वीडियो पे। अगर आप 5-10 मिनट देते हैं दोस्तों तो आप हर एक वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। क्या करेंगे? समझ लेंगे। और अगर समझ लेंगे तो आप अच्छे से अपने मन से बनाकर लिख देंगे बोर्ड एग्जाम में, और लिखेंगे तभी तो आपको नंबर मिलेगा 95%। क्लियर ना फ्रेंड्स? कि आपको समझ के लिखना है, आपको रटना एकदम नहीं है, क्योंकि अगर रटेंगे तो बोर्ड एग्जाम में फेल हो सकते हैं। क्लियर ना? इसलिए आपको रटना एकदम नहीं है। वैसे आप हर एक टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप रटेंगे, मैं जान रहा हूँ, फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपकी संतुष्टि के लिए। आप देख सकते हैं मानव हृदय की संरचना एवं क्रियाविधि। तो मानव हृदय की संरचना में फ्रेंड्स आपको सबसे पहले क्या करना है, देख सकते हैं आप, सबसे पहले आपको मानव हृदय का सचित्र वर्णन करना पड़ेगा, मानव हृदय का चित्र बनाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह मानव हृदय का चित्र है। यह आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दिया होगा, यूपी बोर्ड के एनसीईआरटी के बुक में। यह टोटली ये जो पूरा फिगर, यह मानव हृदय के आंतरिक संरचना का फिगर है। और यह जो है यह महाशिरा है ऊपर की ओर, जैसा कि आप देख रहे हैं। जो इस साइड है यह फुफ्फुस धमनी है, इस साइड और इस साइड वाला फुफ्फुस धमनी है, और फुफ्फुस सिराएं भी आप देख रहे हैं एरो के माध्यम से। और जो इस इधर वाला भाग होता है और इधर वाला भाग होता है, एक साइड बाएं साइड का बायां अलिंद होता है और दाएं साइड का दायां अलिंद होता है। पर दोस्तों आप जब चित्र बनाएंगे अपना, तो आपके दाहिने साइड आपका बायां अलिंद होगा और आपके बाएं साइड आपका दायां अलिंद होगा। मतलब कि इस चित्र में जिधर आपका दायां होगा उधर बायां होगा और जिधर बायां होगा उधर दायां होगा। क्लियर ना फ्रेंड्स? बस अंतर बस केवल इतना ही है। और ऊपर बायां अलिंद दायां अलिंद होता है, तो नीचे क्या होता है, नीचे वाला जो ये भाग होता है चौड़ा भाग, एक बायां निलय होता है, एक दायां निलय होता है। क्लियर ना फ्रेंड्स? और जो बीच में बायां निलय और दायां निलय को बांट देता है उसको हम लोग विभाजिका कहते हैं। जहाँ पे ये देख रहे हैं ये दोनों बांट रहे हैं ना, इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा विभाजिका है फ्रेंड्स। क्लियर ना? और फ्रेंड्स इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको हर एक पार्ट के बारे में अच्छी तरीके से लिख देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं हर एक पार्ट के बारे में अच्छी तरीके से लिख दिया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला पार्ट है अलिंद। अलिंद क्या होता है फ्रेंड्स, उसके बारे में लिख देना है। मनुष्य के हृदय में 4 वेष्म होते हैं, ऊपरी चौड़े भाग के दोनों वेष्म बायां व दायां अलिंद कहलाते हैं। मैं जैसा ही पहले कि आपको चित्र में दिखाया हूँ। और क्या होता है अलिंद, कैसा होता है, अलिंद की भित्तियाँ पतली पतली होती हैं। क्लियर ना? अलिंद की भित्तियाँ कैसी होती हैं, पतली होती हैं। अलिंद की भित्तियाँ हमारी पतली होती हैं। क्लियर ना फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स इसके बाद क्या है, इसके बाद निलय। निलय को जान लीजिए, निलय क्या है। निलय हमारा जो वो मनुष्य के हृदय में 4 वेष्म होते हैं, वही चीज़ आपको टॉपिक मतलब रिपीट कर देना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, वही टॉपिक को रिपीट कर देना है। इसी प्रकार तो बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर हासिल करना है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको याद करना है। जैसे कि इसमें क्या करना है, इसमें बस आपको इतना याद करना है कि निचले नुकीले भाग के दोनों वेष्म बायां व दायां निलय कहलाते हैं। याद केवल दोस्तों आपको केवल इतना करना है, कितना याद करना है, बस इतना याद करना है जितना मैं अंडरलाइन किया हूँ। और यह सब टॉपिक ना, यह सब टॉपिक आपको अपने से चित्र में से ही देख कर लिख देना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, चित्र में से ही देख कर लिख देना है। और अलिंद का जस्ट अपोजिट निलय होता है, उसमें भित्तियाँ पतली थी तो इसमें भित्तियाँ मोटी हो जाएंगी, और इसमें भित्तियाँ जो होती हैं वो अधिक पेशी होती हैं। क्लियर ना फ्रेंड्स? निलय भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा हमको जहाँ तक लग रहा है फ्रेंड्स। और धमनियाँ क्या होती हैं उनको भी देख लीजिए। मानव हृदय में मांसपेशियों की बनी हुई लचीली नलिकाएं होती हैं दोस्तों, जिन्हें धमनी कहते हैं। क्लियर ना? कि मतलब मानव हृदय में मांसपेशियों की बनी हुई कुछ लचीली नलिकाएं होती हैं जिन्हें हम धमनी कहते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ धमनियों की डिफिनेशन में, उसको आप अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं। और चौथा वाला प्रश्न क्या है हमारा, चौथा वाला देख सकते हैं आप,
कि मानव हृदय में शरीर के ऊपरी भाग से जाने वाले महाशिरा को उच्च महाशिरा कहते हैं तथा शरीर के निचले भाग से जाने वाले महाशिरा को निम्न महाशिरा कहते हैं। चौथी हेडिंग डालना मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे हेडिंग होगा महाशिरा। क्या हेडिंग होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे हेडिंग होगा महाशिरा। उसी महाशिरा के अंतर्गत आपको लिखना है कि मानव हृदय में शरीर के ऊपरी भाग से जाने वाले महाशिरा को उच्च महाशिरा तथा शरीर के निचले भाग से जाने वाले महाशिरा को निम्न महाशिरा कहते हैं। क्लियर ना फ्रेंड्स? यह तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा फ्रेंड्स। यही है दोस्तों, बस यही है मानव हृदय का मतलब संरचना। मानव हृदय की संरचना में आपको यही करना है। पहले आपको हेडिंग कर देना है मानव हृदय की संरचना का। हेडिंग करने के बाद आपको मानव हृदय की चित्र बना देना है, उसके हर एक पार्ट के बारे में नामकरण कर देना। जिस प्रकार मैं किया हूँ हर एक पार्ट का नामकरण कर दिया हूँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हर एक पार्ट का मैं नामकरण कर दिया हूँ। यह आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा इसका, उसके सामने मैं लिख दूंगा कि ये उसका लिंक है। मैं लिख दूंगा मानव हृदय, उसके सामने लिंक होगा मेरा। आप वहाँ से उस लिंक को टच करके मानव हृदय के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, मात्र 2 से 3 मिनट में, वरना 10 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का होगा दोस्तों। तो 10 मिनट में दोस्तों अगर आपका भविष्य बन सकता है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में 70 पा सकते हैं दोस्तों, उस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको और ही अच्छी तरीके से मैं क्लियर किया हूँ। यह वन शॉट वीडियो है, बहुत कम लोग ही देखेंगे, मैं जान रहा हूँ। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, शॉर्ट में ही समझाऊंगा। हर एक टॉपिक को मैं समझा दे रहा हूँ और हर एक टॉपिक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और उस लिंक को आप अगर टच करते हैं तो वो एक वीडियो के रूप में आपको मिलेगा, और वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझाया हूँ, जिसके कारण आप 2 से 3 मिनट में हर एक टॉपिक को याद कर सकते हैं दोस्तों। याद कर सकते हैं मतलब कि रटेंगे नहीं, रटने से आपका मतलब कि जान छूट जाएगा। अगर आप रटते हैं तो बोर्ड एग्जाम में कभी भी 95% स्कोर नहीं कर पाएंगे, अगर आप रटते हैं तो। क्लियर ना फ्रेंड्स? इसलिए आपको रटना नहीं है, आपको 95% लाना है, तो आपको समझना है, और जिसके कारण मैं आपके लिए हर एक संभवतः प्रयास कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अब मेरा टारगेट है कि आपका बोर्ड एग्जाम में 95% आए तो आए। क्लियर ना फ्रेंड्स? तो अगला टॉपिक क्या है उसको देख सकते हैं, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच नियम। यह क्वेश्चन था ना, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच नियम से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच नियम क्या होता है उसको देख सकते हैं। उसका भी मैं लिंक वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें मैं एक वीडियो के थ्रू भी समझाया हूँ, एक प्रैक्टिकल के थ्रू कि क्या होता है मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच नियम। आप ओरल इसका स्क्रीनशॉट लेकर रटना चाहेंगे तो रट सकते हैं दोस्तों। फिर मैं पहले ही बता दिया हूँ, रटना बहुत बुरी चीज़ है। यदि पेच कसते समय दाहिने हाथ को इस प्रकार घुमाएं कि पेच की नोक विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो दोस्तों पेच के जो घूमने की दिशा होगी ना, वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। क्लियर है ना? यदि हम पेच को दाहिने हाथ से कसते हैं, जो पेच के घूमने की दिशा होती है ना, वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, और पेच का जो नोक होता है वो विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करता है। बस इतना क्लियर करिए कि मान लीजिए हमारा पेच है और यह पेच का नोक है। पेच का जो नोक है ना फ्रेंड्स, यह विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। किस दिशा को प्रदर्शित करेगा? यह हमारा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। और यह जो पेच के घूमने की दिशा होगी दोस्तों, यह ऐसे ऐसे घूमेगा ना, ऐसे ऐसे पेच के घूमने की जो दिशा होगी दोस्तों, यह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। क्लियर ना? कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच नियम क्या होता है हमारा, यदि पेच कसते समय दाहिने हाथ को इस प्रकार घुमाए कि पेच की नोक विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो पेच के घूमने की दिशा क्या होगी? हमारी चुंबकीय बल रेखा की दिशा की प्रदर्शित करेगी। क्लियर ना फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स अगला देख सकते हैं, टाइम को वेस्ट न करते हुए मैं हर एक टॉपिक को आपको समझा दे रहा हूँ, देख लीजिए। ऋतुस्राव। ऋतुस्राव यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा कि ऋतुस्राव क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों ऋतुस्राव, उसको देख लीजिए आप। दोस्तों ऋतुस्राव जो होता है ना, कि यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो वह 1 दिन बाद नष्ट हो जाता है। गर्भाशय भी निषेचित अंडाणु को प्राप्त करने की तैयारी करने लगता है। गर्भाशय की दीवारें, इस कंडीशन दोस्तों, जब वो निषेचित अंडाणु को प्राप्त करने की तैयारी करता है दोस्तों, तब गर्भाशय की दीवारें मोटी हो जाती है दोस्तों, और स्पंजी हो जाती हैं। क्लियर ना? परंतु दोस्तों जब निषेचन नहीं होता है हमारा, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में यह धीरे धीरे टूटने लगती है दोस्तों। जब निषेचन हमारा नहीं होता है तो यह धीरे धीरे टूटने लगती है। क्या टूटने लगती हैं? जो गर्भाशय की दीवारें मोटी हो चुकी रहती हैं, स्पंजी हो चुकी रहती हैं, वही निषेचन न होने की अवस्था में क्या होने लगती हैं? धीरे धीरे टूटने लगती हैं, और रुधिर व म्यूकस के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकल जाती हैं। क्लियर ना दोस्तों? यह जो संपूर्ण घटना होती है दोस्तों, यह संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है, यही हमारा रजोधर्म कहलाता है, या तो ऋतुस्राव कहलाता है। यहाँ पे रजोधर्म हो गया, यहाँ पे राजोधर्म हो गया, इसको सुधार लीजिएगा। इसी को हम रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको याद करना है बोर्ड एग्जाम में 95% याद लाना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप ले चुके होंगे यहाँ तक का स्क्रीनशॉट, नीचे का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो चुका होगा ना फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। अगला है प्रश्न हमारा, अगला था हमारा लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर। लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर, यह भी क्वेश्चन आया था ना।
बताया था ना कि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में क्या क्या अंतर होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। दोस्तों आपको एक साइड लिख देना है लैंगिक जनन और दूसरी साइड लिख देना है अलैंगिक जनन। क्लियर ना फ्रेंड्स। दोस्तों इसको आप किस प्रकार याद करेंगे, ट्रिक्स से टिप्स से, हर एक वीडियो मैं बनाया हूँ अपने चैनल में दोस्तों, इसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों, वहाँ से भी आप देखकर इसको बहुत ही आसानी से 2 से 3 मिनट में दोस्तों याद कर सकते हैं। क्लियर ना। आपको समझ कर याद करना है दोस्तों, ना कि रट कर याद करना है, आपको रटना नहीं है दोस्तों। अगर आप रटते हैं दोस्तों तो आप बोर्ड एग्जाम में कभी भी 95% नहीं पा पाएंगे। क्लियर ना। लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या क्या अंतर होता है देख सकते हैं। एक साइड आप लिखेंगे लैंगिक जनन और दूसरी साइड लिखेंगे अलैंगिक जनन। तो पहला अंतर क्या होता है फ्रेंड्स, उसको देख लीजिए। पहला अंतर होता है हमारा कि जो लैंगिक जनन होता है इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, और अलैंगिक जनन की क्रिया में दोस्तों नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। जस्ट इसका अपोजिट हो गया नहीं है, कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, और लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या पड़ती है, नहीं पड़ती है। क्लियर ना। और दूसरा अंतर क्या है फ्रेंड्स, उसको देख लीजिए। दूसरा है हमारा कि इस प्रकार का, मतलब कि लैंगिक जनन जो होता है इस प्रकार का जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। मतलब लैंगिक जनन जो होता है वो उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, और अलैंगिक जनन जो होता है वो निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। क्लियर ना। दूसरा अंतर भी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तीसरा क्या है, तीसरा अंतर को भी देख लीजिए, कि लैंगिक जनन निषेचन क्रिया के बाद जीव बनना आरंभ करता है। मतलब लैंगिक जनन निषेचन क्रिया के बाद जीव बनना आरंभ करता है, और अलैंगिक जनन में दोस्तों निषेचन क्रिया नहीं होती है। क्लियर ना। अलैंगिक जनन निषेचन क्रिया होती ही नहीं है, और लैंगिक जनन निषेचन क्रिया होती है, यह अंतर भी एक हो गया है। और इसमें लैंगिक जनन जो होता है वो निषेचन क्रिया के बाद जीव बनना आरंभ होता है। क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स ये अंतर भी। तो आइए आप चौथे अंतर को देखते हैं। चौथा अंतर क्या है हमारा, कि जो लैंगिक जनन होता है ना दोस्तों, इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण विकसित होते हैं। मतलब लैंगिक जनन द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं उनमें नए गुण विकसित होते हैं, और जो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान होते हैं उसमें नए गुण नहीं आ सकते हैं। क्लियर ना। उनमें नए गुण नहीं आ सकते हैं, और लैंगिक जनन में नए गुण आ सकते हैं उत्पन्न संतान में, जो कि नई पीढ़ी में संतान उत्पन्न होंगे। और पांचवा अंतर क्या है उसको देख लीजिए, जो कि लास्ट अंतर है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में। क्या है यह, कि इस क्रिया में बीजाणु उत्पन्न नहीं होते हैं, और अलैंगिक जनन की क्रिया में क्या होते हैं दोस्तों, इसमें एक कोशिकीय बीजाणु उत्पन्न होते हैं। इसमें उत्पन्न होते हैं तो एक कोशिकीय बीजाणु उत्पन्न होते हैं, और इसमें बीजाणु उत्पन्न नहीं होते हैं। दोस्तों यह अंतर भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या था हमारा, अगला प्रश्न था कि जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर को स्पष्ट कीजिए। ये रहा होगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं जाइलम एवं फ्लोएम में क्या क्या अंतर होते हैं, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से सिस्टमेटिकली एकदम लिख कर रहा हूँ दोस्तों। आपको बस कॉन्सेंट्रेट होकर हर एक वीडियो को अंत तक देखना है, और दोस्तों मैं जितना भी लिंक दूंगा दोस्तों हर एक वीडियो को आपको समझना है दोस्तों। एकाग्रचित होकर 2 से 3 मिनट का समय आपको देंगे उस वीडियो को, तभी आप उस वीडियो से समझेंगे। क्या करेंगे, समझेंगे। और अगर दोस्तों आप उस वीडियो को समझते हैं दोस्तों, आपका 95% आने से कोई भी नहीं रह सकता दोस्तों, कोई भी नहीं रह सकता। आपको रटना नहीं है, रटना एकदम नहीं है। अगर आप रटेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी आपको समय दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, रट लीजिए, और रटेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आप भूल जाएंगे। आप भूल जाएंगे तो आपका दोस्तों 95% कभी ज़िंदगी में नहीं आ पाएगा दोस्तों। और माँ बाप का नाम रोशन करना है तो आपको 95% लाना पड़ेगा दोस्तों। इस बार का टारगेट है मेरा कि मैं आप लोगों का 95% लाऊँ दोस्तों। इसलिए दोस्तों 95% का मैं आपका पूरा प्रिपरेशन करा रहा हूँ दोस्तों। हर एक क्वेश्चन, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन जाइलम फ्लोएम अंतर, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, या दे दूंगा, अभी नहीं दिया हूँ तो दोस्तों उस लिंक को आप टच करेंगे। आप बहुत ही अच्छी तरीके से मैं सिस्टमेटिकली समझाया हूँ उस वीडियो में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और यहाँ पर तो मैं समझा ही रहा हूँ, उसको भी देख लीजिए दोस्तों। क्या होता है जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर दोस्तों। पहला अंतर जो होता है हमारा, कि जाइलम जड़ों से जल और खनिज लवणों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, और जो फ्लोएम होता है दोस्तों वह तैयार भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। क्लियर है ना। यह जड़ों से जल और खनिज लवणों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, तो यह तैयार भोजन को पत्तियों से लेकर पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। क्लियर ना फ्रेंड्स, इसका पहला अंतर। और दूसरा अंतर क्या है उसको देख लीजिए। दूसरा अंतर जो है कि खनिज लवणों का परिवहन नलिकाओं एवं वाहिकाओं द्वारा होता है। किसमें किसमें होता है, जाइलम में होता है। और फ्लोएम में क्या होता है, भोजन का परिवहन चालनी नलिकाओं एवं सहायक कोशिकाओं द्वारा होता है। क्लियर ना फ्रेंड्स। और जाइलम में नलिकाएं जो होती हैं, जाइलम में नलिकाएं और वाहिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं, और फ्लोएम में जो चालनी नलिकाएं और सहायक कोशिकाएं होती हैं दोस्तों वो जीवित होती हैं, मतलब जीवित कोशिकाएं होती हैं। और चौथा अंतर क्या है उसको देख लीजिए दोस्तों, जो कि लास्ट अंतर है जाइलम और फ्लोएम का। यह कैसा अंतर है, ये हमारा लास्ट अंतर, यह लास्ट अंतर है जाइलम और फ्लोएम में का। क्या है चौथा अंतर हमारा, कि पदार्थों का स्थानांतरण वाष्पोत्सर्जन
आकर्षण बल के कारण होता है, किसमें, जाइलम में। और फ्लोएम में पदार्थों का स्थानांतरण किसके कारण होता है दोस्तों, परासरण दाब के कारण होता है। क्लियर ना, इसमें पदार्थों का स्थानांतरण परासरण दाब के कारण होता है, और इसमें पदार्थों का स्थानांतरण किस कारण होता है, वाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल के कारण होता है। क्लियर हो चुका है ना फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा फ्रेंड्स, उसको देख सकते हैं। अगला है धमनी और शिरा में अंतर। यही था ना अगला क्वेश्चन हमारा, जब मैं बताया था धमनी और शिरा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। इसको भी मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊँ दोस्तों अपने चैनल की वीडियो में दोस्तों, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ दोस्तों, वहाँ से भी आप देखकर इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सिस्टमेटिकली आप 2 से 3 मिनट में याद कर सकते हैं दोस्तों। मैं हर एक क्वेश्चन में क्यों ऐसा कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होता, आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको रटेंगे दोस्तों। रटना नहीं है दोस्तों, मैं पहले ही बताया और फिर भी बता रहा हूँ, आपको रटना नहीं, आपको समझना है। आपको समझना है तो आपको 2 से 3 मिनट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का वीडियो होगा। अगर आप वीडियो को देखते हैं दोस्तों अंत तक, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक टॉपिक को क्लियर करके समझ कर बोर्ड एग्जाम लिखेंगे और 95% अचीव करेंगे, मतलब प्राप्त करेंगे 95% आप बोर्ड एग्जाम में, और अपने माँ बाप का नाम रोशन जरूर करेंगे। तो क्या है दोस्तों, धमनी और शिरा में अंतर देख सकते हैं। एक साइड आप धमनी लिखेंगे और एक साइड लिखेंगे शिरा। पहला अंतर क्या होता है फ्रेंड्स, धमनी और शिरा में देख सकते हैं। पहला अंतर जो होता है वो है कि धमनियों में रक्त हृदय से अंगों की ओर जाता है, और शिराओं में रक्त अंगों से हृदय की ओर जाता है। पहला अंतर तो एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। और दूसरा अंतर क्या है फ्रेंड्स, उसको देख लीजिए। दूसरा अंतर है हमारा कि धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण लाल दिखाई देता है, और शिराओं में रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण नीली दिखाई देती है। जो शिराएं में रक्त होती हैं वो नीली दिखाई देती है, किसके कारण नीली दिखाई देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। क्लियर क्लियर ना फ्रेंड्स एकदम। और अगला अंतर क्या है देख सकते हैं। अगला अंतर है हमारा, धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, शिराओं में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और यह क्या है, यह हमारा कि धमनियों में भित्तियाँ मोटी और लचीली होती हैं। धमनियों में भित्तियाँ जो होती हैं वो मोटी होती हैं और लचीली होती हैं, तो इसमें पतली होंगी और कम लचीली होंगी। शिराओं में भित्तियाँ कम मोटी होती हैं अर्थात पतली होती हैं, तथा कम लचीली होती हैं। क्लियर ना फ्रेंड्स। और अगला अंतर क्या है उसको देख लीजिए। अगला अंतर है कि हृदय की धड़कन गति के कारण धमनियों में रक्त का प्रवाह अधिक तीव्र गति से होता है, मतलब कि हृदय जो हमारा धक धक धड़कता है वो काफ़ी तीव्र गति से धड़कता है, जिस कारण धमनियों में रक्त का प्रवाह अधिक गति से होता है, अधिक गति से होता है। और शिराओं में रक्त का प्रवाह दोस्तों एक समान गति से होता है, आपके धड़कन से उसमें कोई भी संपर्क नहीं है। शिराओं में जो रक्त का प्रवाह होगा वो एक समान गति से ही होगा। क्लियर ना फ्रेंड्स। और अगला अंतर क्या है उसको देख लीजिए। अगला अंतर है कि धमनियों में अंदर की गुहा सक्रिय होती है। धमनियों में अंदर की गुहा कैसी होती है दोस्तों, सक्रिय होती है। और शिराओं में अंदर की गुहा चौड़ी होती है। जब इसमें सक्रिय है तो इसमें चौड़ी होगी। इसका आपको अपोजिट करने रहता है, बस आपका अंतर मिलता जाएगा। और जो धमनियाँ होती है दोस्तों, धमनियाँ त्वचा से दूर अंदर की ओर स्थित होते हैं। क्लियर ना। और शिराएं जो होते हैं वो त्वचा के निकट बाहर की ओर स्थित होती हैं। शिराएं त्वचा के निकट बाहर की ओर स्थित होती हैं, तो धमनियाँ जो होती हैं वो त्वचा से दूर अंदर की ओर स्थित होते हैं। क्लियर ना फ्रेंड्स। बस अपोजिट करते जाना है आपको। और यह जो लास्ट अंतर उसको भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। यह लास्ट अंतर क्या है हमारा, कि पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। दोस्तों यह वाला जो अंतर दोस्तों, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंतर है दोस्तों, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंतर है। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसमें काफ़ी बच्चों को, मतलब 100% में से ना फ्रेंड्स 99% बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि पल्मोनरी धमनी में किस प्रकार का रक्त बहता है, पल्मोनरी शिरा में किस प्रकार का रक्त बहता है। तो दोस्तों पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, सदैव पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहेगा, और पल्मोनरी जो शिरा होता है इसमें शुद्ध रक्त बहेगा। यह आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछ सकता है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे 2023 के नए अपडेट के कारण, जैसा कि जान ही रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न हमारा यह था फ्रेंड्स कि डीएनए एवं आरएनए में क्या क्या अंतर होते हैं। यही था ना हमारा अगला प्रश्न कि डीएनए एवं आरएनए में क्या क्या अंतर होते हैं। तो आप देख सकते हैं डीएनए एवं आरएनए में क्या क्या अंतर होते हैं, मैं उसको भी लेकर आया हूँ सिचुएटेड एकदम लिख कर दोस्तों फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी तरीके से। इसका भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ दोस्तों, उस लिंक को आप टच करके बहुत ही अच्छी तरीके से डीएनए और आरएनए में अंतर समझ सकते हैं। रटेंगे नहीं, उस वीडियो से आप 2 से 3 मिनट में समझ लेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके समझाया हूँ दोस्तों। यह एक 1 शॉट वीडियो, इसमें इसलिए मैं बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके आपको नहीं समझा रहा हूँ। उसमें मैं हर एक ट्रिक हर एक टिप्स से आपको समझाया हूँ, और आप उस वीडियो को समझ कर बोर्ड एग्जाम में देकर आएंगे दोस्तों। रटेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर आप रटेंगे तो बोर्ड एग्जाम में भूल सकते हैं, आप भूल सकते हैं तो आपका 95% का जो ख्वाब है वो कभी जिंदगी में पूरा नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ के बोर्ड एग्जाम में पेपर देना है, ना कि रट के पेपर देना है। तो डीएनए और आरएनए में क्या क्या अंतर होता है दोस्तों देख सकते हैं। आपको एक साइड लिख देना है अच्छे सिचुएटेड, डीएनए एक तरफ लिख देना है आपको, और एक तरफ लिख देना है आरएनए। पहला अंतर क्या होता है फ्रेंड्स उसको देख लीजिए। पहला अंतर जो होता है हमारा वह है कि डीएनए का मतलब होता है दोस्तों डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड।
इंग्लिश में भी मैं लिख दिया हूँ डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का मतलब होता है दोस्तों राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। मतलब कि पहले अंतर में तो आप इसका फुल फॉर्म लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों? इसका फुल फॉर्म लिख देंगे। मैं ये जो लिखा हूँ दोस्तों ये इसका फुल फॉर्म लिखा हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं डीएनए का फुल फॉर्म ही होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म ही होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। पहला अंतर तो आप इस प्रकार लिख देंगे। और दूसरा अंतर क्या होता है उसको लिख देंगे कि जो डीएनए होता है वो द्वितंतु कणु होता है और जो आरएनए होता है वो एकल तंतु कणु होता है। और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। मतलब यह डीएनए जो होता है डीऑक्सी राइबोज शर्करा युक्त होता है और आरएनए जो होता है यह राइबोज शर्करा युक्त होता है। क्लियर ना? यह डीऑक्सी राइबोज शर्करा युक्त होता है तो यह राइबोज शर्करा युक्त होता है। क्लियर ना फ्रेंड्स? और अगला अंतर क्या है उसको देख लीजिए। एडेनाइन का पूरक pyridine बेस थाइमिन है। इससे मतलब है कि जो डीएनए होता है ना उसमें एडेनाइन का पूरक pyridine बेस थाइमिन होता है। क्लियर ना? और आरएनए में एडेनाइन का पूरक pyridine बेस यूरेसिल है। आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है। सबसे बड़ी बात कि इसमें थाइमिन पाया जाता है डीएनए में, और आरएनए में हमारा थाइमिन पाया ही नहीं जाता है। क्लियर ना फ्रेंड्स? कि आरएनए में हमारा थाइमिन पाया ही नहीं जाता है। अगला अंतर क्या है उसको देख लीजिए। अगला अंतर है फ्रेंड्स कि डीएनए केवल एक कार्य करता है और आरएनए जो होता है ना दोस्तों उसके कई भाग होते हैं। मतलब कि जैसे कि आप देख सकते हैं एक भाग होता है एमआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए और तीसरा होता है कैपिटल टीआरएनए। दोस्तों जब आरएनए के कई भाग हैं तो सबके अलग अलग कार्य होंगे, मतलब विभिन्न कार्य होंगे, इसलिए दोस्तों इसके बहुत कार्य होते हैं और डीएनए का केवल एक कार्य होता है। क्लियर ना? पहला अंतर, एक अंतर यह भी लिख देंगे आप। और अगला अंतर क्या है? डीएनए स्वयं द्विगुणित हो सकता है और आरएनए जो है आरएनए का संश्लेषण डीएनए टेम्पलेट पर होता है। मतलब आरएनए का जो संश्लेषण होता है फ्रेंड्स वो डीएनए टेम्पलेट पर होता है और जो डीएनए होता है वो स्वयं द्विगुणित हो जाता है। क्लियर ना? और अगला अंतर क्या है उसको भी देख लीजिए। अगला अंतर है हमारा डीएनए मुख्य केंद्रक में पाया जाता है। मतलब डीएनए पूछा जा सकता है एक नंबर में भी आपसे कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। डीएनए जो होता है वो केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मुख्य केंद्रक में पाया जाता है। और आरएनए मुख्य केंद्र तथा कोशिका द्रव में भी पाया जाता है। आरएनए मुख्य केंद्र में भी पाया जाता है और कोशिका द्रव में पाया जाता है। यह दो जगह पाया जाता है और यह केवल एक जगह पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह मुख्य केंद्रक में पाया जाता है। क्या? डीएनए। क्लियर ना? और अगला अंतर क्या है उसको देख लीजिए। ये जो डीएनए होता है हमारा यह एक लंबी बहुलक श्रृंखला होती है और आरएनए एक छोटा बहुलक होता है, जैसा कि आप जान ही रहे हैं फ्रेंड्स। और डीएनए में एक और अंतर होता है उसको भी देख सकते हैं। यह क्या अंतर है हमारा? यह अंतर है कि डीएनए हेलिक्स ज्यामिति बी के रूप में है और अल्ट्रावायलेट किरणों के जोखिम से क्षतिग्रस्त हो सकता है। और आरएनए जो होता है वो हेलिक्स ज्यामिति ए के रूप में है। अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा क्षति के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। यह आरएनए जो होते हैं यह अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा क्षति के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। क्लियर ना फ्रेंड्स? यह अधिक प्रतिरोधी होते हैं और यह जो होते हैं यह जोखिम यह मतलब यह अल्ट्रावायलेट किरणों के जोखिम से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। कौन क्षतिग्रस्त हो सकते हैं? डीएनए क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। क्लियर ना फ्रेंड्स? और फ्रेंड्स अगला अंतर क्या है उसको देख लीजिए जो कि हमारा लास्ट अंतर है डीएनए और आरएनए का। यह अंतर है हमारा कि जो डीएनए होता है यह क्रोमोसोम या क्रोमेटिन फाइबर के रूप में होता है और जो आरएनए होता है यह राइबोसोम में होता है या इसके रूपों या प्रकारों का राइबोसोम के साथ संबंध होता है। क्लियर ना? यह क्रोमोसोम या क्रोमेटिन फाइबर के रूप में होता है और यह जो होता है आरएनए हमारा यह राइबोसोम में होता है या इसके रूपों या प्रकारों को राइबोसोम के साथ संबंध में होता है। क्लियर हो चुका है ना फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स डीएनए और आरएनए में बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको अंतर दिखा चुका हूँ और बता चुका हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार पुनः मैं दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों डीएनए और आरएनए में अंतर। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले अंतर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये दूसरे अंतर तीसरे अंतर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स मैं जो लिंक दिया हूँ ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी लिंक टच करके आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं हर एक टॉपिक को। और समझ कर आप अगर बोर्ड एग्जाम देंगे तो दोस्तों तो मैं गारंटी ले सकता हूँ फ्रेंड्स आपका 95% आएगा तो आएगा। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा फ्रेंड्स देख सकते हैं। रुधिर एवं लसिका में अंतर। क्या है रुधिर एवं लसिका में अंतर? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह हर साल पूछता है दोस्तों कि रुधिर एवं लसिका में क्या क्या अंतर होते हैं। दोस्तों ब्लड इस रुधिर मतलब ब्लड और लसिका मतलब लैंफ, जैसा कि जान रहे हैं। मतलब डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लैंफ। क्वेश्चन सीबीएसई वालों के लिए ऐसे ही पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लैंफ मतलब कि रुधिर एवं लसिका में क्या क्या अंतर होते हैं उसके बारे में बताइए। तो पहला अंतर क्या होता है दोस्तों देख सकते हैं रुधिर में कि यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। तो लसिका क्या होता है? यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। क्लियर ना फ्रेंड्स? यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है।
और एक अंतर और है, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएँ पाई जाती हैं दोस्तों, तो इसका जस्ट अपोजिट आप कर देंगे कि जब रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएँ पाई जाती हैं तो लसिका में लाल रुधिर कणिकाएँ नहीं पाई जाएंगी। और दोस्तों तीसरा अंतर क्या है देख सकते हैं, तीसरा अंतर है कि रुधिर में हीमोग्लोबिन भी पाए जाते हैं, तो लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं, आप लिख देंगे। और चौथा अंतर क्या है देख सकते हैं फ्रेंड्स, चौथे अंतर को भी लिख सकते हैं। चौथा अंतर है कि रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाई जाती है, लसिका में प्रोटीन्स अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाई जाती है। तो मतलब इसमें अधिक पाया जाएगा तो इसमें कम पाया जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट कर देना है फ्रेंड्स, आपको एकदम आपको अपोजिट करते जाना है। आप जितना अपोजिट करेंगे आपको उतना अंतर इसका मिलता चले जाएगा। तो अगला क्या अंतर, पांचवा अंतर क्या है आप उसको देख लीजिए। पांचवा है कि रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में पाई जाती है और लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पाई जाती है। और छठा वाला क्या है अंतर फ्रेंड्स, उसको भी देख लीजिए। जो छठवां वाला अंतर है हमारा वो है कि इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। किसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है दोस्तों, रुधिर में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है और लसिका में दोस्तों ऑक्सीजन कम मात्रा में पाई जाती है। क्लियर ना फ्रेंड्स। और जो कि लास्ट अंतर है फ्रेंड्स रुधिर एवं लसिका का, उसको भी देख लीजिए। यह अंतर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होता है रुधिर, और यह लसिका वाहिनियों में परिसंचरित होता है। इसको तो आप बना के लिख देंगे कि यह रुधिर है तो रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होगा और यह लसिका है तो लसिका वाहिनियों में परिसंचरित होगा। क्लियर ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्या था हमारा अगला प्रश्न था कि विरंजक चूर्ण बनाने की विधि बताइए। तो दोस्तों इस टॉपिक से आपको विरंजक चूर्ण के टॉपिक से काफी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे यह पूछ सकता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बताइए, या तो आपसे पूछ जाएगा विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, और आपसे यह भी पूछ सकता है कि विरंजक चूर्ण का अणुभार कितना होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। क्लियर है ना। अब विरंजक चूर्ण का जो अणुभार होता है फ्रेंड्स वो होता है 127। कितना होता है, 127 होता है। फ्रेंड्स यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो विरंजक चूर्ण है ना टॉपिक, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में आता है और इस बार भी 100% आएगा, मेरी गारंटी है फ्रेंड्स, मैं गारंटी ले सकता हूँ। इसलिए दोस्तों इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। अगर इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से नहीं समझ में आएगा आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिएगा, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टॉपिक का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप उस लिंक को टच करके बहुत ही अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट में समझ सकते हैं, क्योंकि मैं उस वीडियो में 2 से 3 मिनट में समझा दिया हूँ। क्योंकि आप अगर समझ के लिखेंगे बोर्ड एग्जाम तो आप अच्छा स्कोर करेंगे परसेंटेज में। अगर आप बिना समझे रट कर बोर्ड एग्जाम देंगे तो आप वही चीज़ बहुत ही खराब तरीके से लिख कर आएंगे, इसलिए आपको समझ के पेपर देना है फ्रेंड्स। क्लियर है ना। तो विरंजक चूर्ण बनाने की विधि क्या होती है उसको देख सकते हैं आप। विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनता है फ्रेंड्स उसको देख लीजिए। विरंजक चूर्ण बनाने की विधि दोस्तों, जब बूझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है। किस पे, जब बूझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है तो दोस्तों अभिक्रिया के उपरांत हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्लियर है ना। ये विरंजक चूर्ण हमें किस प्रकार प्राप्त होता है, जब बूझे हुए चूने पर हम क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें अभिक्रिया के उपरांत विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। फ्रेंड्स इसके रिएक्शन को भी आप देख सकते हैं, इसका रिएक्शन है यही। ये हमारा बुझे हुए चूने का सूत्र है COH का ट्वाइज। जब बुझे हुए चूने पर हम क्लोरीन की अभिक्रिया करा रहे हैं, देख रहे हैं, तो अभिक्रिया के उपरांत हमें क्या प्राप्त हो रहा है फ्रेंड्स, अभिक्रिया के उपरांत हमें CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अर्थात विरंजक चूर्ण हमें प्राप्त हो रहा है, और H2O मतलब कि जल निकल जा रहा है बाहर। क्लियर ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स विरंजक चूर्ण के गुण क्या होते हैं इसको भी देख लीजिए। ये भी हमारा क्वेश्चन था कि विरंजक चूर्ण के कौन कौन से गुण होते हैं। तो विरंजक चूर्ण के कौन कौन से गुण होते हैं फ्रेंड्स उसको देख सकते हो। उसमें पहला गुण क्या है हमारा, यह जो विरंजक चूर्ण होता है ना दोस्तों, यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है। क्लियर ना। यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है। इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि यह एक हल्के पीले रंग का होता है, दूसरे में लिख सकते हैं यह एक ठोस पदार्थ होता है, और चाहे तो एक में ही लिख सकते हैं जैसे कि मैं लिखा ही हूँ, यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है। क्लियर ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसका अगला गुण क्या है उसको देख लीजिए। इसमें केवल 3 ही गुण है। दूसरा वाला गुण क्या है इसमें कि इसमें क्लोरीन की गंध आती है। यह तो बहुत ही सिंपल इसका गुण है, इसको तो आप अपने से याद कर सकते हैं कि जो विरंजक चूर्ण हमारा प्राप्त हो रहा है वो क्लोरीन की मदद से ही प्राप्त हो रहा है, तो इसमें क्लोरीन की गंध आएगी, यह स्वाभाविक है। इस गुण को तो आप बना कर लिख दीजिएगा कि इसमें क्लोरीन की गंध आती है। और तीसरा वाला गुण क्या है उसको देख लीजिए। इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। मतलब कि जो विरंजक चूर्ण होता है ना फ्रेंड्स, उसको जब हम जल में घोलकर गर्म करते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है। इसके रिएक्शन को आप बस उल्टा जस्ट उल्टा कर देंगे, आप लिख देंगे। देख सकते हैं इसका रिएक्शन था ना, ये हमारा क्या था, यही हमारा विरंजक चूर्ण था। जब इसको हम जल में घोलते हैं, यह H2 हमारा जल है, जल में घोलकर जब अभिक्रिया कराते हैं तो इसी यह एरो ऐसे हो जाएगा। अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्लोरीन गैस और बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा। क्लियर ना फ्रेंड्स। बस इसी अभिक्रिया को आप उल्टा कर देंगे तो इसका एक गुण वहाँ से मिल जाएगा। इसके गुण को तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स अब इसके उपयोग को समझते हैं कि इसमें कौन कौन से उपयोग होते हैं विरंजक चूर्ण के। विरंजक चूर्ण के गुण कौन कौन से होते हैं आप वो देखेंगे। तो विरंजक चूर्ण का पहला गुण क्या होता है दोस्तों,
विरंजक चूर्ण का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। क्लियर ना फ्रेंड्स, कि विरंजक चूर्ण का जो उपयोग किया जाता है जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है, मतलब जीवाणुओं को नष्ट करने के रूप में किया जाता है। और दूसरा उपयोग क्या है इसका, कि इसका उपयोग जल को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों जब पहले के समय में कुआं रहा करते थे, कुएं में विरंजक चूर्ण को छोड़ा जाता था। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं विरंजक चूर्ण को। अब तो आपको ख्याल होगा कि पानी में विरंजक चूर्ण को छोड़ा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है दोस्तों? क्योंकि जल शुद्ध हो जाए, हमारा जल शुद्ध हो जाए। क्लियर ना। इसका दूसरा गुण भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा उपयोग इसका। इसका लास्ट और अंतिम तीसरा उपयोग क्या है फ्रेंड्स, कि विरंजक चूर्ण का उपयोग क्लोरोफार्मा का निर्माण करने में भी किया जाता है। क्लियर ना फ्रेंड्स, कि विरंजक चूर्ण का जो उपयोग होता है वो क्लोरोफार्मा का निर्माण करने में भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या था हमारा। अगला प्रश्न था हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक से भी काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुभार कितना होता है वो बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स यह टॉपिक हमारा। तो क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम फ्रेंड्स, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्लियर ना, CaSO4 इंटू हाफ H2 इसका सूत्र होता है। CaSO4 इंटू हाफ H2 इसका सूत्र है और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्लियर ना फ्रेंड्स। और इसका जो अणुभार होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो होता है 136.134। कितना होता है? 136.134। तो आइए फ्रेंड्स सब जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनता है, उसके बनाने की विधि। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनता है हमारा, आप देख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि। जब हम दोस्तों कैल्शियम डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम जिसको कहते हैं, कैल्शियम डाइहाइड्रेट का सूत्र रासायनिक नाम होता है कैल्शियम डाइहाइड्रेट और उसका साधारण नाम होता है जिप्सम। क्लियर ना फ्रेंड्स। अर्थात जिप्सम को जब हम 120 अंश सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो वो निर्जलीकरण होने के पश्चात दोस्तों हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। क्या करते हैं हम, जब हम कैल्शियम डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम को जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो हमें निर्जलीकरण होने के पश्चात प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो आइए फ्रेंड्स अब इसके एक रिएक्शन के जरिए देखते हैं जहाँ से हमको और अच्छी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार प्राप्त होता है। तो रिएक्शन आप देख सकते हैं दोस्तों, यह हमारा CaSO4 इंटू 2H2O, यह हमारा जिप्सम का सूत्र है। किसका सूत्र है? जिप्सम का। क्लियर ना। और अभिक्रिया के उपरांत हमें क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों, CaSO4 इंटू हाफ H2O जो कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लस 3/2H2O। ये उसके साथ जल भी बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जल भी बनता है। दोस्तों अब प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनता है यह तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए क्योंकि आपको बहुत काम देगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है जैसा कि जान ही रहे हैं। ले चुके होंगे अब आप स्क्रीनशॉट इसका। तो ये फ्रेंड्स अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कौन कौन से गुण होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कौन कौन से गुण होते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केवल दोस्तों एक गुण होता है, एक गुण जो रिएक्शन प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में होता है, बस उसी रिएक्शन को आपको उलट देना है। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक गुण, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से अभिक्रिया कराने पर जिप्सम प्राप्त होता है। बस क्लियर है ना कि जब आप जल से अभिक्रिया कराएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो हमें जिप्सम प्राप्त होगा। आइए इसको बस उसी रिएक्शन को आप उल्टा कर देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देख सकते हैं यह है जो हमारा CaSO4 इंटू हाफ H2O, यही हमारा है, क्या है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब इसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, जल से करा रहे हैं। ये 3/2H2O मतलब जल होता है, ये हमारा जल है। क्लियर ना फ्रेंड्स, ये हमारा जल है ना। जब हम जल से अभिक्रिया करा रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो इस रिएक्शन के उपरांत हमें क्या प्राप्त हो रहा है फ्रेंड्स, इस रिएक्शन के उपरांत हमें CaSO4 इंटू 2H2O मतलब कि जिप्सम प्राप्त हो रहा है। या किस चीज़ का सूत्र है हमारा, यही हमारा जिप्सम है। क्लियर ना फ्रेंड्स। जिप्सम हमें किस प्रकार प्राप्त हो रहा है, जब हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का अभिक्रिया हम H2O से करा रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अभिक्रिया H2O से करा रहे हैं, जल से करा रहे हैं, तो हमें अभिक्रिया के उपरांत जिप्सम प्राप्त हो रहा है। क्लियर ना फ्रेंड्स। तो है फ्रेंड्स अब इसके उपयोग को जानते हैं कि इसका क्या क्या उपयोग है। तो फ्रेंड्स इसका जो पहला उपयोग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पहला उपयोग होता है वो होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में करते हैं। मतलब दोस्तों ये बहुत ही सिंपल उपयोग है, इसको आप मतलब कि एकदम याद हो गया होगा दोस्तों आपको। या अगर हम लोग का हड्डी उड्डी टूटता है, आप देखते हो किसी ना किसी का हड्डी टूटता है, पैर टूटता है, भगवान ना करे किसी का टूटे, फिर भी टूटता है ना, तो डॉक्टर क्या करते हैं उस पर प्लास्टर करते हैं दोस्तों। वो जो प्लास्टर करते हैं ना वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है दोस्तों। क्लियर ना। इसलिए टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। क्लियर ना। और दूसरा उपयोग क्या होता है इसको उसको देख लीजिए। दूसरा उपयोग होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सजावटी सामान बनाने में होता है। मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सजावटी सामानों को भी बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्तियां बनाने एवं खिलौने बनाने में भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग को बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझा दिया हूँ। इसका तीनों उपयोग है, केवल 3 उपयोग है इसका। जैसा कि आप देखें ये पहला उपयोग, ये दूसरा उपयोग, ये तीसरा उपयोग। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उपयोग है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है ना। तो फ्रेंड्स आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा।
अगला प्रश्न था हमारा वर्ण विक्षेपण। ये वर्ण विक्षेपण क्या होता है फ्रेंड्स, इसको जान लीजिए। बहुत ही सिंपल चीज़ है, वर्ण विक्षेपण बहुत ही सिंपल चीज़ है फ्रेंड्स, फिर भी बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो दोस्तों क्या होता है वर्ण विक्षेपण, आप उसको देख सकते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण दोस्तों, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है। और दोस्तों इस घटना को क्या कहते हैं, हम इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तथा इन जो 7 रंगों की समूह प्राप्त होता है दोस्तों, इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर ना, क्या कहते हैं इसे, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में रंग पट्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम को हिंदी में, रंग पट्टिका कहते हैं। मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, रंग पट्टिका कहते हैं। क्लियर ना फ्रेंड्स, कि स्पेक्ट्रम को हिंदी में रंग पट्टिका कहते हैं। क्या क्या होता है, एक बार पुनः देख लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है। और ये जो संपूर्ण घटना होती है 7 रंगों में व्यक्त होने की, यही हमारी क्या कहलाती है, यही हमारे वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और जो 7 रंग प्राप्त होते हैं उन रंगों का समूह क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसको आप फिगर में देख लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यह फिगर है, यह सन है हमारा, ये हमारा सन है, सूरज है मतलब ये हमारा। और जब सूरज का प्रकाश आ रहा है, ये हमारा प्रिज्म है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा प्रिज्म है। जब प्रिज्म पर हमारा सूरज का प्रकाश ऐसे आ रहा है, पड़ रहा है, और यहाँ पे 7 रंगों में व्यक्त हो जा रहा है, 7 रंगों में व्यक्त हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो इसके अंदर जो हो रहा है ना, मतलब ये जितनी पूरी घटना हो रही है, जो प्रिज्म में आ रहा है फिर यहाँ से टकरा के वो बाहर निकल रहा है, यही घटना हमारी वर्ण विक्षेपण है, यही घटना हमारी वर्ण विक्षेपण है। क्लियर है फ्रेंड्स, ये वर्ण विक्षेपण क्या है हमारा, जब फ्रेंड्स कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर टकराती है और वो अपने 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है, वो अपने अवयव रंगों 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है। दोस्तों इस सभी क्रिया को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर ना, और इन 7 रंगों के समूह को हम क्या कहते हैं, इन 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं, हम इन 7 रंगों के समूह को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। क्लियर ना फ्रेंड्स, इन 7 रंगों के समूह को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इन 7 रंगों का समूह आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहले ऊपर लाल होता है और फिर उसके नीचे नारंगी होता है, पीला होता है। इसको आप किस प्रकार याद करेंगे, उसके लिए मैं ट्रिक लेकर आया हूँ। ट्रिक है हमारा बैनी आ पिनाला। क्या है, बैनी आ पिनाला। आप नीचे से लिखेंगे बैनी आ पिनाला। क्लियर ना फ्रेंड्स, इसी प्रकार आप लिखेंगे। ला से होता है लाल, ऊपर लाल होगा, ना से नारंगी, पी से पीला, ह से हरा, और आ से आसमानी होगा, और नी से नी है ना, बैनी, नी से नीला होगा। ये ऊपर हमारा नारंगी था तो यहाँ पे नी से नीला है, और बै से बैगनी है। क्लियर है फ्रेंड्स, यह ट्रिक से आप बहुत ही अच्छी तरीके से इन 7 रंगों के समूह को भी याद कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वो 7 रंग कौन से हैं तो आप इसी ट्रिक से बोल देंगे कि बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, और ला से लाल। क्लियर ना फ्रेंड्स, यह ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है दोस्तों। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है फ्रेंड्स, फिजिक्स के लिए यह बहुत ही जरूरी है। यह हर साल बोर्ड एग्जाम में आया है, इस बार भी आएगा 100%, मेरी श्योर गारंटी है फ्रेंड्स। इसको आप और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उस लिंक को टच करके 2 से 3 मिनट में मैं समझाया हूँ कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है, उस वीडियो में भी आप वहाँ से देख के समझ सकते हैं। अगर आपको वहाँ से नहीं समझना है तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, और इसके स्क्रीनशॉट लेकर आप याद भी कर सकते हैं, आप रटना चाहते हैं तो। क्लियर ना फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला प्रश्न क्या था हमारा। अगला प्रश्न था दृष्टि दोष या नेत्र दोष क्या होता है फ्रेंड्स। तो मैं पहले ही बताया हूँ कि दृष्टि दोष या नेत्र दोष दोनों एक ही चीज़ होता है, और यह किसे कहते हैं उसको बता दो। दृष्टि दोष या नेत्र दोष किसे कहते हैं दोस्तों, जब नेत्र स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की वस्तुओं को देखने में असमर्थ हो तो यह दोष क्या कहलाता है हमारा, यही दोष हमारा दृष्टि दोष कहलाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी से मतलब यह है कि आप स्पष्ट मतलब साफ साफ कहाँ तक अधिक से अधिक आप देख सकते हैं, साफ साफ दोस्तों, आप साफ साफ अधिक से अधिक अनंत तक देख सकते हैं। आप आसमान को देखते हैं, आसमान आपके अनंत अनंत दूरी पे है, अनंत ऊंचाई पे है, फिर भी आप उसको देख लेते हैं ना, इसका मतलब आपका अधिकतम देखने की शक्ति कहाँ तक है, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम इनफाइनाइट है, मतलब कि अनंत तक है। क्लियर ना फ्रेंड्स, और न्यूनतम मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, आप मतलब पास में कितना अच्छा कितना साफ कहाँ से कितना दूरी तक देख सकते हैं, तो वो होता है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको याद कर लीजिएगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। क्लियर है ना, और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है, अधिकतम दृष्टि की इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट मतलब कि अनंत होती है। और दोस्तों दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं।
दृष्टि दोष होता है जो हमारा, वह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन, और इस बार भी पूछ सकता है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा जो होता है वो होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा जो होता है वो होता है जरा दृष्टि दोष। यह जो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष होता है, यह दोस्तों कॉमन, यह किसी में भी पाया जा सकता है, यह किसी में भी पाया जा सकता है। पर दोस्तों ये जो जरा दृष्टि दोष है, यह केवल वृद्धों में पाया जाता है। किन में पाया जाता है? यह दृष्टि दोष वृद्धों में पाया जाता है, मतलब कि बूढ़ों में पाया जाता है। इसलिए दोस्तों यह जो जरा दृष्टि दोष है, यह आज तक कभी भी बोर्ड एग्जाम में आपके नहीं पूछा है और इस बार भी नहीं पूछेगा। इसलिए यह तो आपको एकदम नहीं याद करना है, एक टॉपिक यहाँ से कट गया आपको केवल इन दोनों के बारे में जानना है कि यह निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसके कारण व निवारण। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो क्या होता है निकट दृष्टि दोष? आप देख सकते हैं, वह दृष्टि दोष जिसमें नेत्र को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दोस्तों दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। फ्रेंड्स कंफ्यूजन इसमें इसलिए होता है, इसमें लिखा होता है निकट दृष्टि दोष, मतलब कि निकट की वस्तुओं में दृष्टि दोष नहीं दोस्तों, इसका आपको जस्ट अपोजिट कर देना है। क्या होगा कि निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, और यह दृष्टि दोष हमारा क्या कहलाता है? यह दृष्टि दोष हमारा निकट दृष्टि दोष कहलाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? और फ्रेंड्स निकट दृष्टि दोष के क्या क्या कारण होते हैं उसको जान लीजिए फ्रेंड्स। निकट दृष्टि दोष के कारण जो होता है, वो पहला कारण क्या होता है निकट दृष्टि दोष का? नेत्र की जो गोलक का व्यास होता है ना फ्रेंड्स, वह बढ़ जाता है, जिससे हमारी फोकस दूरी घट जाती है। जब फोकस दूरी घट जाएगी तो प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर नहीं बनेगा, जिस कारण हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है दूर की वस्तु। क्लियर ना फ्रेंड्स? निकट दृष्टि दोष का पहला रीजन। और दूसरा रीजन क्या है कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी घट जाती है। जब फोकस दूरी घटेगा तो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, और जब प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाएगा दोस्तों, तो हमें अच्छे से स्पष्ट दिखाई नहीं देगा दूर की वस्तु। क्लियर ना? और निकट दृष्टि दोष का निवारण है तो हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? निकट दृष्टि दोष के निवारण है तो दोस्तों हमें चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर ना फ्रेंड्स? ताकि दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बने। जैसा कि जान रहे हैं, अगर चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा तो दूर की वस्तु पास में बनेगी। कहाँ बनेगी? पास में बनेगी दूर की वस्तु। इसलिए हम चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष के निवारण। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष क्या होता है? तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है हमारा? वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दोस्तों निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। क्लियर ना? यही दूर दृष्टि दोष है हमारा। यह भी जस्ट इसका अपोजिट है, मतलब यहाँ पे दूर दृष्टि दोष लिखा है ना, मतलब दूर की वस्तुओं में दृष्टि दोष नहीं है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, परंतु दोस्तों नजदीक की वस्तुएं, पास की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। क्लियर है ना? यह दोष क्या होता है हमारा? यही दोष हमारा दूर दृष्टि दोष कहलाता है, जिस दोष में हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दोस्तों निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। क्लियर ना? यही दोष हमारा दूर दृष्टि दोष कहलाता है। और दोस्तों दूर दृष्टि दोष के क्या क्या कारण होते हैं उसको भी जान लीजिए। इसका जो पहला रीजन होता है फ्रेंड्स ना, वो होता है कि नेत्र गोलक का व्यास इसमें घट जाता है, जिसके कारण दोस्तों फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो ये हमारा रेटिना है, जब फोकस दूरी इसकी बढ़ जाएगी तो रेटिना के बाहर, मतलब कि रेटिना से दूर जब प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए दोस्तों हमें इससे निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। क्लियर है ना? और दूसरा रीजन क्या होता है कि नेत्र लेंस की वक्रता घट जाती है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाएगी। इसमें भी जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी दोस्तों, तो प्रतिबिंब रेटिना के आगे ही बनती है। क्लियर ना? क्लियर हो चुका है ना फ्रेंड्स? इसमें प्रतिबिंब रेटिना के आगे नहीं, रेटिना के बाद बनेगी। यहाँ पे रेटिना के बाद होगा, यहाँ पे आगे जो लिखा है यहाँ पे कट करके आप यहाँ पे रेटिना के बाद कर लीजिएगा। क्लियर ना फ्रेंड्स? तो आइए फ्रेंड्स हम जानते हैं दूर दृष्टि दोष के निवारण तो हम क्या करेंगे। दूर दृष्टि दोष का निवारण दोस्तों, दूर दृष्टि दोष के निवारण तो ना दोस्तों चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ताकि दोस्तों स्पष्ट रूप से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बने। जब वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनेगा तभी हमें वस्तु किस प्रकार दिखाई देगी? स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। इसलिए दोस्तों दूर दृष्टि दोष के निवारण तो हम लोग चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न क्या था हमारा? मानव नेत्र की संरचना एवं क्रियाविधि। ऐसे ही करके आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसमें आपको क्या करना है? पहले एक हेडिंग करनी है, मानव नेत्र की संरचना, जैसे कि मैं हेडिंग किया हूँ। क्लियर ना फ्रेंड्स? दिख रहा है ना हेडिंग? जिस प्रकार मैं किया हूँ इस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में हेडिंग करनी पड़ेगी, मानव नेत्र की संरचना। इसके बाद आपको मानव नेत्र का चित्र बना देना है। चित्र बना के उसके हर एक पार्ट के बारे में आपको लिख देना है, जैसे कि मैं लिखा हूँ फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। एक ये ऊपरी परत दृढ़ पटल, उसके नीचे वाला क्या परत क्या होता है? रक्तक पटल, रेटिना या दृष्टि पटल, अन्य बिंदु, दृष्टि तंत्रिकाएं, नेत्र लेंस, कार्निया, आइरिस पुतली। दोस्तों ये हर एक टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से सिस्टमेटिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया हूँ, उस आप वहां से जाकर उस लिंक को टच करेंगे। बहुत ही सिस्टमेटिकली मैं लिखा हूँ आप किस प्रकार इस मानव नेत्र का चित्र बनाएंगे दोस्तों, ट्रिक से। उसका ट्रिक क्या होता है दोस्तों? यल ए के लक,
बहुत कम लोग इस ट्रिक को जानते होंगे। ये ट्रिक केवल मैं बनाया हूँ दोस्तों, अपने से मेरा स्वयं का निर्माण वाला ट्रिक है दोस्तों। इस ट्रिक से आप बहुत ही अच्छी तरीके से मानव तंत्र की संरचना बनाना सीख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा दोस्तों। उस लिंक को आप टच करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से मैं हर एक पार्ट के बारे में समझाऊँ। दृढ़ पटल क्या होता है, रक्तक पटल क्या होता है, रेटिना या दृष्टि बिंदु, दृष्टि पटल क्या होता है, अंध बिंदु क्या होता है, दृष्टि तंत्रिकाएं क्या होती है, नेत्र, लेंस, कार्निया, आइरिस, पुतली, ये सब क्या होता है, हर पार्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं अच्छे से समझा नहीं रहा हूँ इस वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर भी मैं कुछ पूरा प्रयास करूँगा कि इस वीडियो में भी आपको समझाते चलूँ। तो दोस्तों ये आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो आइए अब अगले देखते हैं कि इसके बाद क्या करना है। इसके हर एक पार्ट के बारे में आपको लिख देना है। तो पहला पार्ट क्या लिखेंगे आप, पहला पार्ट आप लिखेंगे फ्रेंड्स कि दृढ़ पटल। क्या लिखेंगे, दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होता है, जो दृढ़ पटल होता है फ्रेंड्स, यह क्या होता है, मानव तंत्र की सबसे बाहरी परत को दृढ़ एवं अपारदर्शी झिल्ली से बनी होती है, जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। क्लियर ना फ्रेंड्स, आप फिगर में इसको देखे ही हैं, यह फिगर था हमारा। फिगर में यह मानव तंत्र की सबसे बाहरी परत है ना, यह जो बाहरी परत है ना, यह बहुत ही दृढ़ परत होती है जो कि अपारदर्शी झिल्ली से बनी होती है, इसे ही हम दृढ़ पटल कहते हैं फ्रेंड्स। क्लियर ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स दूसरा हेडिंग क्या था हमारा, दूसरा था रक्तक पटल। क्या था, रक्तक पटल। क्लियर ना फ्रेंड्स, रक्तक पटल। तो यह रक्तक पटल क्या होता है, दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली रक्तक पटल कहलाती है। मतलब दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली पाई जाती है दोस्तों, जिसे हम रक्तक पटल कहते हैं। क्लियर ना फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स तीसरा वाला क्या है, उसमें तीसरा पार्ट क्या है, रेटिना या दृष्टि पटल। यह रेटिना या दृष्टि पटल क्या होता है, उसको भी आप लिख देंगे कि रक्तक पटल के नीचे की ओर एक अर्धपारदर्शी हल्के पीले रंग की झिल्ली होती है, जिसे हम दोस्तों रेटिना या कहते हैं। क्लियर ना, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। और अगला क्या है, चौथा वाला क्या है, चौथा है पीत बिंदु। पीत बिंदु किसे कहते हैं फ्रेंड्स, रेटिना के मध्य भाग में एक हल्के पीले रंग की झिल्ली होती है, जिसे फ्रेंड्स पीत बिंदु कहते हैं। क्लियर ना, कि रेटिना के मध्य भाग में एक हल्के पीले रंग की झिल्ली होती है, जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। और अंध बिंदु किसे कहते हैं फ्रेंड्स, अंध बिंदु में बताया था, आप देख सकते हैं। अंध बिंदु आप फिगर में भी देखे होंगे कि रेटिना का निचला अंतिम बिंदु अंध बिंदु कहलाता है। जो रेटिना के एकदम निचले में अंतिम बिंदु था वही हमारा अंध बिंदु कहलाता है। क्लियर ना फ्रेंड्स। और कार्निया क्या होता है, कार्निया जो होता है बहुत ही सिंपल, इसका डिफिनेशन है दृढ़ पटल के आगे की ओर उभरा हुआ पारदर्शी भाग कार्निया कहलाता है। क्लियर ना, कार्निया क्या होता है, दृढ़ पटल के आगे की ओर उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह पारदर्शी भाग होता है, यह बहुत ही लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग पारदर्शी नहीं लिखते हैं, पर आपको यह टॉपिक जरूर लिखना है कि दृढ़ पटल के आगे की ओर उभरा हुआ एक पारदर्शी भाग होता है कार्निया। क्लियर ना, और यह तो क्लियर हो चुका होगा। तो अब आइए सातवें भाग की ओर बढ़ते हैं। इसका सातवां भाग क्या है इसमें, तो आप देख सकते हैं सातवां भाग क्या है फ्रेंड्स, सातवां है कि आइरिस। आइरिस क्या होता है हमारा, कार्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली होती है, जिसे दोस्तों हम आइरिस कहते हैं। क्लियर ना, आइरिस किसे कहते हैं, कार्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली होती है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। और नेत्र तारा या पुतली क्या होता है, जो पुतली होता है ना फ्रेंड्स, इसको नेत्र तारा भी कहते हैं, पुतली को ही नेत्र तारा भी कहते हैं। नेत्र तारा क्या होता है, आइरिस के मध्य एक गोल छिद्र होता है। क्या होता है, गोल छिद्र होता है। वो छिद्र कैसा होता है, गोल होता है, जिसे पुतली कहते हैं या नेत्र तारा कहते हैं। क्लियर ना फ्रेंड्स, कि आइरिस के मध्य एक गोल छिद्र होता है, जिसे हम पुतली कहते हैं या नेत्र तारा कहते हैं। क्लियर हो चुका है ना फ्रेंड्स। और नेत्र लेंस क्या होता है फ्रेंड्स, नेत्र लेंस को फ्रेंड्स हम लोग द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, द्विउत्तल लेंस, इसको हम लोग द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं। या क्लियर ना, द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं नेत्र लेंस को हम। मानव नेत्र में उत्तकों का बना एक लेंस पाया जाता है दोस्तों, जो कि अंदर की ओर ज्यादा उभरा हुआ होता है, इसलिए हम इसको द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं, या मानव नेत्र का लेंस है इसलिए हम इसको नेत्र लेंस भी कह सकते हैं। और कांचाभ द्रव क्या होता है, जो कि अंतिम है, मानव नेत्र की संरचना का अंतिम पार्ट है कांचाभ द्रव। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक द्रव भरा होता है फ्रेंड्स, जिसकी प्रकृति कांच के समान तथा पारदर्शी होती है, इसलिए इस द्रव को क्या कहते हैं हम लोग, इसलिए इस द्रव को हम लोग कांचाभ द्रव कहते हैं, कि इसकी प्रकृति कांच के समान होती है। तो आइए फ्रेंड्स अब इसकी क्रियाविधि की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि मानव नेत्र की क्रियाविधि क्या होती है। तो मानव नेत्र की क्रियाविधि, तो अब आप देख सकते हैं मानव नेत्र की क्रियाविधि क्या होती है हमारी। मानव नेत्र की जो क्रियाविधि है फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल है, बस इसको आपको समझना है फ्रेंड्स। इसको थोड़ा इमेजिन करेंगे, समझेंगे, तभी फ्रेंड्स आप इसको अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। रटेंगे तो दोस्तों, रटना तो बहुत बुरी चीज़ है, मैं कितनी बार बता दिया हूँ, लास्ट में जाते जाते मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, कि रटना बहुत ही खराब चीज़ है। आपको समझ के बोर्ड एग्जाम देना है, रट के नहीं। अगर आप रट के देते हैं फ्रेंड्स, अगर आप बोर्ड एग्जाम में भूल जाते हैं, तो जो आपका 95% का ख्वाब है ना फ्रेंड्स, ये एकदम चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए आपको रटना नहीं है, आपको समझ कर बोर्ड एग्जाम देना है दोस्तों। मैं जितना भी टॉपिक पढ़ाया हूँ दोस्तों, हर एक टॉपिक का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं दोस्तों। उस लिंक को आप टच करके हर एक टॉपिक को 2 से 3 मिनट में, ज़्यादा 10 मिनट होगा दोस्तों। अगर इस 10 मिनट से आपका भविष्य बन रहा है, आप बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर कर रहे हैं इस 10 मिनट से दोस्तों, इस 10 मिनट की वीडियो को जरूर देखिए। और उस हर वीडियो में मैं बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया हूं, आप वीडियो देखते देखते समझ जाएंगे हर एक टॉपिक को दोस्तों। तो क्या होता है मानव की क्रियाविधि देख सकते हैं।
मानव नेत्र एक फोटोग्राफिक कैमरे की भांति व्यवहार करता है फ्रेंड्स। जो मानव नेत्र होता है हमारा, वह एक फोटोग्राफिक कैमरे की भांति व्यवहार करता है। समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो वह परावर्तित होकर मानव नेत्र पर पड़ती है। क्लियर ना फ्रेंड्स कि हमें कोई वस्तु किस प्रकार दिखाई देती है। मैं बताया था, मैं अपने पहला वीडियो जो बनाया था प्रकाश का परावर्तन, उसमें समझाया था कि प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। जब प्रकाश की, या मान लीजिए कोई पदार्थ है, इस पर प्रकाश ऐसे आता है, पड़ता है, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है तो मानव नेत्र पर जा के पड़ता है, तभी हमें वो वस्तु दिखाई देती है। क्लियर ना फ्रेंड्स। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो वह परावर्तित होकर मानव नेत्र पर पड़ती है। क्लियर ना। अर्थात वह प्रकाश किरण पहले कार्निया से होकर पुतली तथा लेंस से होती हुई दृष्टि पटल या रेटिना पर पड़ती है। क्लियर ना दोस्तों। जब वो दृष्टि पटल या रेटिना पर पड़ती है तो लेंस के प्रकृति के कारण दोस्तों, जो लेंस की प्रकृति होती है उसके कारण रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मैं पहले ही बताया था कि जो रेटिना पे हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है सदैव वो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा बनता है। परंतु दोस्तों दृष्टि तंत्रिकाएं जो होती हैं उनका कार्य क्या होता है? उनका कार्य होता है कि वो उन प्रतिबिंब को सीधा मस्तिष्क में भेज देती हैं, और मस्तिष्क जो होता है हमारा उसे सीधा करके समझता है। क्लियर ना। कि हमें जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती है फ्रेंड्स, सब हमें उल्टा ही दिखाई देती है। हमारे ब्रेन में, हमारे रेटिना पर उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, सदैव उल्टा बनता है। पर ये जो दृश्य तंत्रिकाएं होती है ना फ्रेंड्स, ये इस प्रतिबिंब को तुरंत कहाँ भेज देती है? तुरंत मस्तिष्क में भेज देती है, मस्तिष्क में भेज देती है। और मस्तिष्क क्या करता है? मस्तिष्क इस प्रतिबिंब को डायरेक्ट सीधा करके भेज देता है। कैसा करके भेज देता है? सीधा करके भेज देता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से आज के वन शॉट एकदम क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स। इसमें मैं जितना भी क्वेश्चन बताया हूं दोस्तों, आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं 20 क्वेश्चन बताया हूं आपको। कितना क्वेश्चन बताया हूं दोस्तों? 20 प्रश्न बताया, और 20 प्रश्न का आपको सॉल्यूशन भी कराया हूं फ्रेंड्स। और हर एक प्रश्न का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। आप चाहेंगे तो वहां से और अच्छे तरीके से समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स। अगर इसी से समझ चुके होंगे तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको समझ के बोर्ड एग्जाम देना है, आपको 95% लाना है फ्रेंड्स। मेरा इस बार एकदम टारगेट है दोस्तों कि आप लोगों का 95% आए तो आए फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स मैं जितना भी 20 प्रश्न बताया दोस्तों, इस सब को बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है तो आपको फ्रेंड्स इस बार टॉप करना है। क्या करना है? इस बार आपको टॉपर बनना है फ्रेंड्स, टॉपर बनना है। लूजर तो बहुत बार बन चुके हैं, अब आप टॉपर बनिए, टॉपर। क्योंकि टॉपर की खींच होती है, टॉपर को ही सब पूछते हैं, कोई लूजर को नहीं पूछता है। कभी सुने कोई कहता है अगर आपका कम नंबर आएगा फ्रेंड्स तो बगल वाले अंकल कहेंगे अरे अरे देखिए देखिए ये उन्हीं के लड़के हैं, बहुत पढ़ते थे, इनका देखिए ये फेल हो गए हैं, ये इनका कितना कम नंबर है, ये पता नहीं क्या पढ़ते थे, ऐसे कहेंगे लोग फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स आपको टॉपर बनना है, आपको टॉपर बनना है। आपको कितना परसेंटेज लाना है फ्रेंड्स? टारगेट बनाइए, टारगेट। जब आपका गोल होगा तभी आप उस गोल को पूरा करेंगे। आपका गोल होना चाहिए 95% एबव। क्लियर ना फ्रेंड्स। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हर एक प्रश्न को क्लियर कर दिया दोस्तों। आज का ये वन शॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए।